खास पेशकश राजधानी में राष्ट्रपति। लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के लोक भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सांस्कृतिक केंद्र का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस अवसर पर उनकी पत्नी सविता कोविंद, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर दिनेश शर्मा और योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ मुख्य सचिव आर.के. तिवारी व उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर अपने संबोधन में भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और कार्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लखनऊ से बाबा साहेब का खास संबंध रहा है। वे लखनऊ में काफी समय बिताने के साथ ही यहाँ की संस्कृति को बहुत प्रिय बताते थे। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब कहते थे कि सरकार का मिशन सबकी भलाई होना चाहिए, इसी कारण सभी सरकार को उनके अनुभव का अनुसरण करना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के लोक भवन में मंगलवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस अवसर पर उनकी पत्नी सविता कोविंद, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर दिनेश शर्मा और योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ मुख्य सचिव आर.के. तिवारी व उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी भी थे। कार्यक्रम में की ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपको दिखाते हैं। तो ये वे 3 तस्वीरें हैं जहां पर राष्ट्रपति का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कई सारे दिग्गज मंच पर मौजूद नजर आए। कार्यक्रम में राष्ट्रगान भी किया गया और उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वहां पर पुष्प अर्पित किए गए। जो फोटो लगी हुई है आप देख सकते हैं तीसरी तस्वीर में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति व डिप्टी सीएम समेत तमाम लोगों ने उनकी फोटो पर पुष्प अर्पित किए। तो ये 3 तस्वीरें हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लखनऊ दौरे की, जहां पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर अपने संबोधन में भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और कार्य पर प्रकाश डाला। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम लोगों ने स्वस्ति वाचन तथा भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत गायन एवं पाठ के प्रभाव को भी सुना और एक इस प्रकार से आध्यात्मिक वातावरण बना। आध्यात्मिक वातावरण की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि भिक्षुओं द्वारा जो प्रस्तुत गायन एवं पाठ का यहाँ पर हम सब लोगों के साथ रखा गया, उसमें बार बार यदि हमने ध्यान से सुना होगा, बार बार वो कहते थे भवतु सब्ब मंगलम। ये शब्द भगवान बुद्ध के थे, उसको बाबा साहब बार बार दोहराते थे। बाबा साहब इसके पीछे एक बहुत अच्छा तर्क देते थे। वो कहते थे कि लोकतंत्र में हर सरकार का ये दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसका जो एक मिशन होना चाहिए हर सरकार का, वो यही होना चाहिए भवतु सब्ब मंगलम, अर्थात उनकी प्रजा की सबकी भलाई।
और ये सबकी भलाई। अब उसको राजनीतिक दल कोई किसी प्रकार से सबका विकास, सबका, ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक अच्छा खासा वक्त गुजारा लखनऊ में। कल उन्होंने रात्रि भोज भी किया। इसके अलावा राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल, उनसे मुलाकात की। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और जो कल्चरल सेंटर है उसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण भी किया। साथ ही साथ उन्होंने एक बैठक भी की जिसमें तमाम सारे नेता गण मौजूद रहे, मंत्री मौजूद रहे और जो कार्यक्रम था वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और अब राष्ट्रपति 4:30 बजे जो यहाँ लखनऊ से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में कल से लेकर आज तक अभी समय गुजारा है। अब कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और 4:30 बजे का समय है उनकी विमान वापसी का। वो विमान से दिल्ली वापस पहुंच जाएंगे। तो इस दौरान कुछ खामियां भी नजर आई। हालांकि अगर कानपुर दौरे की बात करें तो वहां पर राष्ट्रपति का जब आगमन हुआ था तो एक महिला की मृत्यु हो गई थी। उसको देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की बात कही जा रही थी लखनऊ में, लेकिन कहीं ना कहीं चूक वहां भी नजर आई। अगर कल की बात करें तो कई सारे पार्षद थे जिन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन किया और कई अभ्यर्थियों ने भी वहां पर धरना प्रदर्शन किया, ऐसी खबरें आई हैं। और हमारे साथ भरत सेठी जुड़ गए, संवाददाता लखनऊ से। भरत, राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो चुका है, अब वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल देर में राजभवन से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं राजभवन। मुख्यमंत्री आनंद और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है वो वहां से निकलेंगी, साथ में राष्ट्रपति जी की फ्लीट के साथ जाएंगी वो और एयरपोर्ट तक छोड़ने जाएंगी। रास्ते में तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो गए और सेना के जवान भी एयरपोर्ट पर मुस्तैद हैं और सीआईएसएफ के भी और यूपी पुलिस की। बता दें कि काफी संवेदनशील 7 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो काफी संवेदनशील माना गया है, रखा गया। 3 किलोमीटर तक काफी पुलिस वो जो फोर्स है वो एयरपोर्ट में तैनात रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी यहाँ पे चूक नहीं करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो साथ जाएंगी यहाँ से और वहां पे उनको छोड़ने के लिए फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए और कुछ ही देर में राजभवन से निकलेंगे राष्ट्रपति और यहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे और 4:30 बजे के विशेष विमान है उससे वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। आपको बता दें कि 25,000 फीट तक की जब तक उनकी उड़ान नहीं पहुंचेगी तब तक एटीसी संपर्क नजर बनाए रखेगी और कुछ सारे जितने भी विमान वहां पे हैं उनको 40 मिनट तक उड़ान भरने से रोक दिया जाएगा। जब विमान दिल्ली पहुंचेगा तब तक की ये जो एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग वो संपर्क साधे रखेंगे विशेष विमान से। जी भरत, अगर बात करें कल की, कल कई जगह प्रदर्शन देखने को मिला। अगर पार्षदों की बात करें, हजरतगंज पर कई सारे पार्षद वहां इकट्ठा हुए, धरना प्रदर्शन किया और उनका कहना था जो पार्षद निधि है उसको लेकर ये प्रदर्शन किया गया। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें चूक हुई और सुरक्षा व्यवस्था जो थी ताकि उनकी एक जिम्मेदारी थी कि ऐसा प्रदर्शन देखने को ना मिले। और वहीं गोमती नगर में भी कई सारे अभ्यर्थी वहां जुटे, चाहे वो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट हों या बाकी आबकारी पुलिस विभाग की नौकरी के अभ्यर्थी हों, और तमाम सारी संख्या में वहां भी स्टूडेंट्स नजर आए। देखिए, तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक जरूर हुई है कि जिस तरीके से जो पार्षद है वो धरना देने पहुंच गए, पुलिस अभ्यर्थी भी पहुंच गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको चूक जरूर कहेंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं चूक उत्तर प्रदेश पुलिस जो उनके सूत्र थे वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए, क्योंकि इतनी भयावह स्थिति अगर पैदा हो जाती, क्योंकि राजभवन में ही मौजूद थे राष्ट्रपति और राजभवन से कुछ ही दूरी पर जहां पर ये प्रदर्शन दे रहे थे गांधी प्रतिमा वहां पहुंच गए थे। लेकिन अब सुरक्षा की व्यवस्था की बात किया, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़े कर दिए गए। इंटेलिजेंस जो है वो भाई ये इस तरीके से पूरी ये जो हुआ ये प्रदर्शन धरना प्रदर्शन करने के लिए जो पार्षद पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं ये कैसे पहुंचे, हो सकता है ये आगे वाले आने वाले समय में जो कार्रवाई भी हो सकती है जिनके ऊपर ये जांच की जो इस पे जिनके ये लापरवाही से मामला सामने आया। लेकिन अब की बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था के और कड़े इंतजाम कर दिए गए। जल्दी ही राष्ट्रपति जो है राजभवन से निकलेंगे और एयरपोर्ट पहुंचने के लिए लगभग जो 4:30 बजे की इनकी विशेष विमान है लखनऊ से उड़ान भरेगा। जी भरत, अगर बात करें राष्ट्रपति के दौरे की तो ये भी देखा गया कि उनकी पत्नी और बेटी जो थी उन्होंने हजरतगंज पहुंची, बाजार पहुंची, वहां पर शॉपिंग वगैरह भी की। कुछ जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, हजरतगंज देखिए लखनऊ की कपड़ों की बात की है तो शान है लखनऊ का
उसको लेकर काफी वो देखी हम शॉपिंग करने के लिए लखनऊ के हजरतगंज में वो उनकी वाइफ और उनकी बेटी पहुंची और लखनऊ के जो शोरूम से उन्होंने शॉपिंग भी करी और तमाम तरीके के वहां पे नजारा भी लखनऊ का उन्होंने लिया। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के उनके साथ भी तमाम तरीके के इंतजाम थे, कोई भी पुलिस अधिकारी लापरवाही बरतना नहीं चाहता था। लेकिन अगर अब सब लोग मौके पे राजभवन पे अभी पूरा परिवार के साथ मौजूद है और कुछ ही समय में राष्ट्रपति जी प्रस्थान करेंगे एयरपोर्ट की ओर। और इस समय अगर आपको बता दें कि आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजभवन में और जल्दी और कुछ ही क्षणों में यहाँ से निकलेंगे और सीधे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जी भरत, आप बने रहिए, हमारे साथ सफी भी जुड़े हुए हैं। सफी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी सफी, सवाल यह है कि राष्ट्रपति का ये दौरा था, इसमें कुछ अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें, उन्होंने राजनीतिक एंगल से भी देखने की कोशिश की। उनका कहना है कि चुनाव को नजदीक आते ही इस तरह के जो कार्यक्रम पहले से आयोजित किए गए, बाबा साहब अम्बेडकर का जो सांस्कृतिक केंद्र है, कल्चरल सेंटर, उसका शिलान्यास किया और उनकी मूर्ति का अनावरण किया, तो कहीं ना कहीं इसको ये देखकर देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और दलितों को रिझाने की कोशिश। सफी, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद सफी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। भरत, आपके पास ही आएंगे। भरत, सवाल यह है कि राष्ट्रपति का ये जो दौरा है, इसको राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है। वो यहाँ से निकल चुका है एयरपोर्ट के लिए। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राष्ट्रपति का पूरा परिवार मौजूद था। वो यहाँ से निकल चुका है, कुछ ही मिनटों में वो एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे, उनके साथ परिवार था और अब वो निकल चुके हैं यहाँ से। जी ठीक है भरत, आपसे सवाल है, राष्ट्रपति यहाँ से निकल चुके राजभवन से, 4:30 बजे उनकी फ्लाइट है दिल्ली के लिए। भरत, सवाल यह है कि राष्ट्रपति का जो दौरा था, इसको राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है। कई सारी पार्टियां ये आरोप लगा रही कि ऐसे मौके पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास, कहीं ना कहीं दलितों को रिझाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2022 के चुनाव बेहद नजदीक है, तमाम पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए जुट गई हैं। चाहे वो बीजेपी की बात करें, चाहे वो बीएसपी की बात करें, चाहे वो सपा की बात करें, चाहे वो तमाम छोटी पार्टियां हैं जो इस तरीके की कवायद कर रही है कि वोटर्स उनके पाले में आके गिरे। हो सकता है उसी में एक चाल जो बीजेपी ने भी चली हो कि दलितों को लुभाने के लिए। मायावती साफ तौर पर कह चुकी है कि बीजेपी ऐसा कदम उठाएगी जो सपा ने उठाया था दलितों को लुभाने के लिए। लेकिन 4.5 साल तक कहाँ थी बीजेपी? जो सवाल उठाया मायावती ने, बीएसपी सरकार ने, तमाम तरीके की कवायदें सब पार्टियां कर रही है, चाहे वो बीएसपी, बीजेपी, चाहे वो सपा और तमाम छोटी पार्टी। लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो 2022 में जब चुनाव होंगे उसके बाद देखने को मिलेगा किसको कितना फायदा हुआ, किसको कितना नुकसान, और कितना नुकसान दलितों को दलित पार्टी जो मानी जाती है बीएसपी की, उसको कितना नुकसान होता है, ये तो रिजल्ट की बात ही सामने आएगा। जी हाँ भरत, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो दौरा था राष्ट्रपति का, सीधे तौर पर ये लखनऊ का दौरा था, लेकिन उसको वाया कानपुर किया गया कि है तो कानपुर होते हुए लखनऊ आएंगे, तो ये सीधा संदेश नहीं जाएगा कि इसमें राजनीति हुई है? देखिए तमाम तरीके की विपक्ष पार्टी घेर रही है, तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही है। जब से ये यूपी में दौरा फाइनल हुआ था कि राष्ट्रपति जी लखनऊ आएंगे और यूपी आएंगे, 2 दिवसीय दौरान लखनऊ का भी जाएगा और कानपुर में भी जाएगा, तमाम तरीके के विपक्ष भी पहले से ही सवाल घेरा था। लेकिन वो पैतृक अपने गांव पहुंचे, कानपुर पहुंचे, तमाम तरीके के कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, लखनऊ में भी तमाम तरीके के कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद पार्टियों का गिरना, पार्टी को जो बीजेपी को गिरना साफ तौर पर एक माना जा रहा था कि हाँ पार्टी घेरेंगी, विपक्ष घेरेगा बीजेपी को, क्योंकि वोटर्स को लुभाने के लिए बात हो सकती है कि वोटर्स को लुभाए कैसे जा सकते। पर जो उनका दौरा था वो यूपी का था, वो लखनऊ आए, लखनऊ से पहले पूरे इंतजाम थे क्योंकि सारी तैयारियां लखनऊ में भी कर ली गई थी और कानपुर में भी कर ली गई थी, तमाम फोर्स सुरक्षा एजेंसियां भी तैनात कर दी गई थी। लेकिन अब राजनीतिक रोटियां इस पे कैसे सिकेंगी, इसके ये देखने वाली बात है। जी भरत, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। एक बयान था राष्ट्रपति का संबोधन के दौरान, वो काफी चर्चा में रहा। उन्होंने अपनी सैलरी को लेकर एक बात कही थी कि उनकी सैलरी जो है, लोगों को लगता है राष्ट्रपति की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, 5 लाख रुपए देश की सबसे ज़्यादा सैलरी राष्ट्रपति की है, लेकिन उन्होंने टैक्स की बात कही। और दूसरी बात उन्होंने अध्यापकों से जोड़ी कि अध्यापक की सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं संतुष्टि नजर आई राष्ट्रपति को अपनी सैलरी और अध्यापकों की सैलरी को लेकर, या फिर एक मजाकिया लहजे में ये बयान था? देखिए, उन्होंने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया था वो अपनी बात को जनता के सामने रख रहे थे कि जनता को भी जानना चाहिए कि उनकी सैलरी कितनी है, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है।
बहुत से लोग अभी जानकारी नहीं रखते थे कि राष्ट्रपति की सैलरी क्या है, कितनी होती है। उन्होंने साफ तौर पर इसको सामने रखा और अध्यापकों की सैलरी की भी बात रखी। कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इसका मजाक के तौर पर लिया, कई लोगों ने इसको गंभीर तौर पर लिया, लेकिन उनका जो एक कहने का जो ढंग था उसको जिस तरीके से कहा गया, ये नहीं कहेंगे वो मजाकी तरीके से कहा गया, उन्होंने सब कुछ जनता के सामने अपनी बातों को रखा है। जी। और साथ ही साथ भरत, एक बात उन्होंने ये भी बोली कि मुझे सिर्फ एक राजनीतिक दल से जोड़कर ना देखा जाए, बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी मेरा बहुत सम्मान करती हैं। इस संदेश के पीछे उनका क्या मकसद है? देखिए, राष्ट्रपति एक ऐसा पद होता है, भारत का पैदा प्रथम नागरिक होता है, उसको किसी भी पार्टी से वैसे भी नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन भरत सवाल ये नहीं, सवाल ये कि पहले वो गवर्नर थे लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाता बीजेपी से रहा है। हालांकि राष्ट्रपति का किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं होता, वो अलग विषय है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये एक वक्तव्य में अपने बोला कि बाकी राजनीतिक पार्टियां भी मुझे बहुत पसंद करती हैं, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, वो अपने आप को एक सामान्य मानते हैं और हर अपने आप को किसी पार्टी से जुड़ा नहीं मानते। राष्ट्रपति किसी पार्टी से होता, ये नहीं कह सकते कि किसी पार्टी से है। राष्ट्रपति सभी लोगों के लिए है, वो पूरे भारत के, चाहे वो कोई पार्टी हो चाहे वो आम जनता हो। तमाम तरीके के लोग और पार्टियों के लोग क्या कहते हैं उनके बारे में, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि हमको सभी पार्टियां मानती हैं, हम सभी के लिए एक है नायक, हम सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, हम राष्ट्रपति हैं इस देश के। तो कई जगह सारे एक नॉर्मल अगर आदमी भी है उसके लिए भी हम वही स्थान रखते हैं जो किसी पार्टी के लिए भी कोई होता है सर। भरत, इस मौके पर उनका परिवार भी उनके साथ रहा, उनकी बेटी, उनकी जो पत्नी है सविता कोविंद, वो भी साथ में रही, तो उनका क्या कुछ कहना रहा इस पूरे दौरे को लेकर? क्या उनसे उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया मीडिया में आके? भरत, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, आप अपना प्रश्न दोबारा दोहराएं। बिल्कुल भरत, सवाल यह है कि राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी भी थी, उनकी बेटी भी थी, तो उनकी तरफ से कोई ऐसा कुछ बयान आया इस दौरे को लेकर? भरत को शायद हमारी भरत तक आवाज नहीं पहुंच रही। तो राष्ट्रपति का जो दौरा है वो अब खत्म हो चुका है, वो राजभवन से निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। अब कुछ ही देर में वो उनका विमान जो है 4:30 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम था लखनऊ में, ये 2 दिन का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भरत, आपका शुक्रिया आप हमसे जुड़े, और सफ़ी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, विशेष विमान के राष्ट्रपति की रवानगी से 20 मिनट पहले उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। विशेष विमान के 25,000 फीट की ऊंचाई के बाद बाकी विमानों को अनुमति मिलेगी। अन्य विमानों को उड़ान भरने की मिलेगी अनुमति। दिल्ली में उतरने तक एटीसी विमान में बनाए रखेगा संपर्क। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की दिल्ली वापसी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट के आसपास के एरिया जो हैं उनको संवेदनशील घोषित किया गया है। बाकी जो विमान हैं उनको उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई। एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर तक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की दिल्ली वापसी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजभवन से राष्ट्रपति एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। 4:30 बजे दिल्ली के लिए वो यहां से रवाना होंगे, और तब तक के लिए जो बाकी उड़ानें हैं उनको रोक दिया गया है। 25,000 फीट की ऊंचाई तक उनके विमान को पहुंचने के बाद बाकी उड़ानों को अनुमति मिलेगी। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे महंगाई की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी के दौरान तीरथ सरकार ने कुशल प्रबंधन और दूरदर्शी नीतियां बनाते हुए कामयाबी के साथ दूसरी लहर का सामना किया है। सरकार ने राज्य के हर गांव, हर कस्बे तक लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। इस अभियान में राज्य की आशा और आंगनबाड़ी बहनों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। प्रदेश के सभी जिलों, कस्बों और वार्ड में घर घर पहुंचकर लोगों को आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें जागरूकता संदेश पहुंचाने के साथ ही साथ पोषक आहार और वैक्सीन की अहमियत भी समझा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाकायदा ट्रेनिंग और काउंसलिंग के बाद
बीएलओ के नेतृत्व में आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें प्रदेश भर में सरकार की तरफ से बांटे जा रहे राशन, सैनिटाइजर, दवाएं और मास्क सहित सभी जानकारियां प्रदेश के कोने कोने में हर एक जरूरतमंदों तक पहुंचा रही हैं। कोरोना संक्रमण की चुनौती में राज्य सरकार की सहयोगी बनी आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें राज्य सरकार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए टीकाकरण केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के साथ साथ प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार के साथ कोरोना से इस लड़ाई को जीतने में जी जान से जुटी मातृशक्ति पर आज प्रदेश को गर्व है, जो आज हर संभव प्रयास कर न सिर्फ समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रही हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में राज्य सेवा और जन सेवा की शपथ को भी पूरा कर रही हैं। आप भी कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में आशा और आंगनबाड़ी बहनों का सहयोग करें और उत्तराखंड को कोरोना मुक्त बनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी। इसी पर हम बात करेंगे महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। एक तरफ कोरोना काल तो दूसरी तरफ वाहन का बढ़ता भाड़ा। सवारी गाड़ी से लेकर ट्रांसपोर्ट तक के किराए में बढ़ोतरी हो रही है। आम आदमी की सिर्फ एक ही गुहार, सुनो सरकार। तेल की कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन आज ईंधन के रेट में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। अभी बाजार बंद है। ट्रांसपोर्ट के अलावा निजी ट्रकों को बुक कर सामान मंगवाने का खर्च तो करीब 30 से 40% तक बढ़ गया है, जिसका असर साफ तौर पर आम चीजों पर भी देखा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम। आज अन्य बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमत। भोपाल में पेट्रोल 107.07 रुपए, डीजल 97.93 रुपए प्रति लीटर। रांची में पेट्रोल 94.35 रुपए और डीजल 94.12 रुपए प्रति लीटर। चंडीगढ़ में पेट्रोल 95.02 रुपए और डीजल 88.81 रुपए प्रति लीटर। लखनऊ में पेट्रोल 95.57 रुपए, डीजल 89.59 रुपए प्रति लीटर। बेंगलुरु में पेट्रोल 102.11 रुपए और डीजल 94.54 रुपए प्रति लीटर। पटना में पेट्रोल 100.81 रुपए और डीजल 94.52 रुपए प्रति लीटर। 28 जून क्या रहे रेट? दिल्ली में पेट्रोल 98.46 रुपए जबकि डीजल 88.90 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल का भाव 104.56 रुपए और डीजल 96.42 रुपए प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 99.49 रुपए और डीजल 93.46 रुपए प्रति लीटर। कोलकाता में 98.30 रुपए और डीजल 91.75 रुपए प्रति लीटर। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 106.77 रुपए और डीजल 97.69 रुपए प्रति लीटर। और पटना में पेट्रोल 100.47 रुपए और डीजल 94.24 रुपए प्रति लीटर। एक तरफ प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत के आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमत प्रतिदिन अपडेट की जाती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती हैं। एक तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम तो दूसरी तरफ
इन बढ़ते दामों से हर चीज भी महंगी हो रही है। इसका असर आम आदमी पर सीधा पड़ रहा है। आम आदमी की सिर्फ एक ही गुहार है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और महंगाई से आम आदमी को राहत मिले। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और इसका सीधा असर बाकी चीज़ों पर भी पड़ता है, क्योंकि डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो बाकी चीज़ों पर भी महंगाई लाजमी है। हमारे साथ जयवीर मामी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। जयवीर, लोगों का क्या रिएक्शन है? पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, अब बाजार में बाकी चीज़ों में महंगाई देखी जा रही। तो जयवीर मावी से वापस जुड़ेंगे तो आपको बताएं, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ शहरों में तो शतक का भी आंकड़ा पार कर दिया है। वापस जयवीर मावी के पास हम आएंगे। जयवीर, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी। जयवीर, जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, इनका असर बाकी चीजों पर भी देखा जा रहा है। लोगों का क्या रिएक्शन है इसको लेकर? मैं आपको बता दूं कि जो डीजल पेट्रोल के दाम की अगर हम बात करते हैं, उसके अलावा जो तमाम जो चीजें हैं उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह की जो महंगाई है वो बढ़ रही है और जो असर दुकानों का या कहा जा सकता है कि जो आम जनजीवन पर पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद भी है। क्या नाम है आपका? राहुल, जो चीजें बढ़ रही है, जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना प्रभाव पड़ रहा है? डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से सभी कामों पर और सभी वस्तुओं पर, जैसा कि घर का बजट है, सभी पर बहुत फर्क पड़ा है। जैसा कि व्यापार में भी बहुत फर्क पड़ा है इस चीज का। आने जाने के आयात और निर्यात की वस्तुएं, उन पे भी थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ा है, जैसा कि महंगी हो गई हैं और काफी प्रभाव है। जिस तरह जो युवा है बता रहे हैं कि जो अन्य चीजें हैं उनका काफी प्रभाव पड़ा। युवा भी, छात्र हैं भी, आप पढ़ाई करते हैं, क्या कहेंगे जिस तरह जो महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आपकी शिक्षा पर, आपकी पढ़ाई पर कितना प्रभाव पड़ा? अब हम जाते हैं, अपना साधन है हमारा, हम अपनी बाइक या स्कूटी से जाते हैं, तो हमें इतनी परेशानी होती है। पहले हम इतने कम खर्चे में पहुंच जाते थे, पर अब इस टाइम हमें बहुत महंगाई के, मतलब जिस हिसाब से हमारे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमें दिक्कत हो रही है। और उसी प्रकार हमारे जो ऑटो वगैरह या ये साधन चल रहे हैं, इनके भी रेट बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। देखिए, जिस तरह यहाँ पर युवाओं ने बताया है कि जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो छात्र हैं, हालांकि अभी कोरोना काल में क्लास कम चल रही है, लेकिन कोचिंग के लिए या तमाम अन्य चीजों के लिए जब बच्चों को बाहर जाना होता है तो तमाम असुविधाएं झेलनी पड़ती हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जी, नाम सुमित सिंघानिया। सुमित, जो बाजार की चीजों की हम बात करते हैं, जिस तरह डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बाजार के जो रेट है, जैसे अगर जूते की बात करते हैं, तो क्या इन पर भी प्रभाव पड़ा रेट का? जी जी बिल्कुल। डीजल और पेट्रोल की वजह से ट्रांसपोर्ट का जो किराया है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो माल वगैरह आता है, रॉ मटेरियल आता है, इन पे भी काफी रेट बढ़ चुके हैं। जैसे पहले कुछ प्रिंट रेट अलग थे, अब कुछ अलग है। इन सभी पे महंगाई बढ़ गई है धीरे धीरे, जिससे आम जनता पे फर्क पड़ रहा है और सीधा दुकानदारों को इससे हानि हो रही है। बहुत ज्यादा काम धंधे पहले की तरह नहीं रहे हैं। देखिए, जिस तरह जो चीजें हैं, अगर हम रेट डीजल पेट्रोल के दाम की बात करते हैं, बिल्कुल जो उत्पादन बढ़ जाती है, बाजार में जो सामान है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको हम बता रहे थे कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो कहीं कहीं तो 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया पेट्रोल ने, और डीजल भी 100 के करीब पहुंच गया है, जो कि खतरे की घंटी है। लोगों की समस्याओं को दूर करने की सरकार को कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करने चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं